A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है. लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डेली वाला जो क्वेश्चन है जो इन्हीं कुछ चैप्टर से होता है आप उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हो मेरे बाकी के सीरीज़ भी देखना, जैसे कि मेरा साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ या साइंस एमसीक्यू सीरीज़, तो वो सबका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. इस चैप्टर में, जैसा इस चैप्टर का नाम है अबाउट द दिल्ली सल्तनत, तो हम इस चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा एक ब्रीफ टाइमलाइन देती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड कब तक होता है. तो 5 लाख जो साल से लेके 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, 5 लाख साल बीसी से शुरुआत होती है और 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज एंशिएंट पीरियड. 700 एडी से लेके 1000 एडी तक का पीरियड जो है वो अर्ली मेडिवल पीरियड है. 1000 एडी से लेके 1857 एडी तक का पीरियड जो होता है वो लेटर मेडिवल पीरियड कहलाता है और उसके बाद का पीरियड जो है हम उसको मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं. अगर हम डिटेल टाइमलाइन को देखते हैं तो 700 से 1000 एडी तक का जो टाइम पीरियड है वो एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज की बात करते हैं हम उसमें, जिसमें हमने चैप्टर 2 में बात किया था. अलग अलग राजपूताना जो डायनेस्टीज थी उसका जो डोमिनेंस था इंडिया में, और साउथ में कुछ अलग हमने किंगडम्स के बारे में बात किया, चोलास के बारे में बात किया जिन्होंने टेम्पल्स बनवाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. 1000 से 1200 एडी तक के टाइम पीरियड में हमने क्या देखा था, राजपूत किंगडम्स देखे थे और फॉरेन इन्वेजन्स देखे थे. 1200 से लेके 1556 एडी तक के टाइम पीरियड में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे. 1556 से लेके 1707 में मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं और 1700 से ऑनवर्ड्स जो है हम लेटर मुगल पीरियड को पढ़ते हैं. तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो अगर आप देखेंगे तो 13वीं सेंचुरी से पहले दिल्ली सल्तनत का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा. आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई वो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा या कोई इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी रहा. तो उससे पहले जो था सारे जो सेंटर्स थे वो शिफ्टेड कहाँ पर थे, या तो साउथ की बात करें तो अलग अलग सिटीज़ थी, अगर नॉर्थ की बात करें तो उज्जैन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई. इस तरीके के सेंटर्स जो थे वो थे, बट दिल्ली का कहीं हमने अभी तक नाम नहीं सुना था. तो फर्स्ट टाइम जो है हमने देखा, फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहले तोमर्स जो थे, जो राजपूत किंग थे, उन लोगों ने जो है दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. एंड लेटर ऑन फिर दिल्ली सल्तनत आती है जिसका इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो दिल्ली रहता है. राइट. तो दिल्ली सल्तनत में हम किस किस के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अर्ली टर्किश रूलर्स के बारे में, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के बारे में बात करेंगे. खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें जलाउद्दीन खिलजी आते हैं. खिलजीज के बाद आते हैं तुगलक्स के बाद सैयद्स के बाद लोदी. तो ये 5 जो है मेजर डायनेस्टीज जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट है. तो अभी तक के चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया कि किस तरीके से दिल्ली जो है एज अ कैपिटल राइज होती है, क्या जो थे उसके इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर होने के पीछे जो जैन मर्चेंट्स थे उनका बहुत बड़ा हाथ था. दिल्ली वाल जो थे कॉइन्स थे जिसके बारे में हमने बात किया. दिल्ली जो सल्तनत है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है हमने उसके बारे में अलग अलग बातें की. सोर्सेज जो है हमारे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, तारीख और आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो थे हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे. तारीख क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, तारीख आर द सिमिलर एज मनुस्क्रिप्ट्स. ओके. तो तारीख जो थे अलग अलग कोर्ट में जो लोग होते थे वो लिखा करते थे. मेनली वो प्रेजेस में लिखी जाती थी क्योंकि वो उसी कोर्ट में रहते थे जिसकी वो राजा की कोर्ट है. राइट. फिर हमने बात किया कि उस टाइम पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था, जो वुमेन का जो पोजीशन था वो काफ़ी खराब था. आर्किटेक्ट्स के बारे में हमने मस्जिद और टूम्स के बारे में बात किया. तो हमने अलग अलग मस्जिद की बात की. मस्जिद के अंदर प्रेयर्स ऑफर की जाती थी. मस्जिद का सिग्निफिकेंस सेम टू सेम वैसा ही है जो टेम्पल का सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म के लिए. राइट. और फिर हमने टॉम की बात की. टॉम क्या होते थे, उसके अंदर किसी की कब्र होती है नीचे और उसके ऊपर टॉम बनाया जाता था. हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो मस्जिद और टॉम है उसके फोटोग्राफ्स को देखा है. ठीक है. तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है. इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस की बात जो है हम लेटर ऑन चैप्टर्स में करेंगे. अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हो रहा है, कौन सा टाइम पीरियड है. ये 13वीं सेंचुरी की बात की जा रही है जो कि 16वीं सेंचुरी के मिडल तक जाती है. अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली जो था स्टार्टिंग में जो है, जो अगर हम 13वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो दिल्ली का एक्सपेंशन नहीं था, दिल्ली सिर्फ उसी दिल्ली सल्तनत जो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास तक ही कन्फाइन थी. बट लेटर ऑन जो कुछ रूलर्स थे, जैसे कि जिसमें अगर टर्किश रूलर में बलबन की बात करते हैं, लास्ट जो रूलर है अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, और तुगलक्स की अगर हम बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने मेजर एक्सपेंशन किया। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, इंटरनल फ्रंटियर पे काम किया, सेकेंड फेज में इन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर पे काम किया, और थर्ड फेज में फिर उन्होंने साउथ तक जो है एक्सपेंशन को लेकर गए। तो ये सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर के पार्ट 2 में अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अंडर द खिलजी और तुगलक, सबसे पहले हम खिलजी तुगलक उनके बारे में बात करेंगे, फिर सैयद लोदीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टर्किश आए थे, टर्किश का जो लास्ट रूलर था बलबन, उसके बाद आए थे खिलजीज, फिर आए थे तुगलक। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अभी हम खिलजीज और तुगलक के बारे में बात करेंगे। तो उस टाइम पे आपको जो देखने को मिलेगा, बंगादांस और चीफ्स क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे, इक्तादार जिनको मुक्ति भी कहा जाता था वो देखने को मिलेंगे, सामंताज जो है वो देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये सब क्या थे और ये क्या रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर हम बंगादान की बात करते हैं तो बंगादांस कौन थे, तो जो बंगादांस थे उस टाइम पे, देखिए ये वर्ड जो है ना एनसीईआरटी में दिया गया है और इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया बंगादान को, तो अब आपको पता होना चाहिए बंगादान का मीनिंग क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें या किसी भी और एग्जाम की, जिसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से उठाएंगे वो क्वेश्चन, वो हमेशा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएंगे। तो बंगादान कौन है, बंगादान आपसे पूछ लिया जाएगा, बंगादान कोई भी टाइप ऑफ टैक्स है, कोई मिलिट्री पोजीशन है, कौन है, तो ये क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी के स्लेव्स हैं बेसिकली। ये कौन है, स्लेव्स हैं, दास हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के दास हैं। उनको हम किस लिए लाया गया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, बेसिकली एट द टाइम ऑफ खिलजीज, कि किस टाइम पे लाया गया था, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था। तो इनको जो स्लेव्स थे ये स्पेशली लाए जाते थे मिलिट्री सर्विस देने के लिए। दे वर केयरफुली ट्रेन, उनकी ट्रेनिंग जो होती थी, स्लेव्स बना के उनको रखा जाता, स्लेव ज़रूर होते थे लेकिन उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, और इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देने के बाद उनको बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस दिया जाता था। तो आप सोचिए कि आप किसी को लेकर आए, ऑब्वियसली आपने उसको विल के अगेंस्ट जो है स्लेव बना के रखा, बट उसको बाद में इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया और उसको इतनी अच्छी पोजीशन दी। तो ये जो होते थे स्लेव्स जो होते थे, बंगादांस जो होते थे, ये अपने राजा के प्रति या अपने ट्रेनर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हुआ करते थे, ठीक है। तो टोटली डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर के प्रति। तो जो सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। अब सुल्तान तो उनसे डायरेक्टली डील नहीं करता था, तो जो भी उनका मास्टर होता था, जो उसको लेकर आया था, सुल्तान उनके मास्टर्स रखता था, वो मास्टर स्लेव्स को लाके ट्रेन किया करते थे और इन स्लेव्स को कहा जाता था बंगादान। तो ये इतने ज़्यादा लॉयल होते थे उस मास्टर के, और मास्टर लॉयल है राजा का। तो राजा जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करता था। तो क्या करते थे वो, रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टेंस एज गवर्नर्स, जो राजा होता था वो अपना गवर्नर तक बनाया करता था इन बंगादांस को। तो अर्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश, ये क्या करते थे, ये फेवर करते थे, ये टर्किश रूलर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये बंगादान को फेवर कर रहे हैं, अपनी जगह पे उनको गवर्नर्स बना रहे हैं अपने किंगडम में। जो खिलजीज हैं, तुगलक है, उन्होंने भी इसको कंटिन्यू किया। तो टर्किश, अब बंगादान के बारे में क्या बात आपने जान ली, बंगादान जो हैं वो स्लेव्स हैं, स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है, मिलिट्री सर्विस दी जा रही के लिए उनको। और कौन कौन कर रहे हैं, टर्किश रूलर्स ने ये शुरू किया था। किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और फिर उसके बाद खिलजी और उसके बाद तुगलक, टर्किश खिलजी तुगलक, ये क्रोनोलॉजी है। और फिर उसके बाद सैयद्स एंड लोदीज, लोदी लास्ट में, सैयद लोदी, टर्किश खिलजी तुगलक, सैयद्स लोदीज। तो टर्किश ने भी, खिलजीज ने भी और तुगलक, तीनों ने जो है किसको यूज़ किया, बंगादांस को यूज़ किया इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस को देने के लिए। तो बंगादान आप समझ गए, अच्छे तरीके से रट गया होगा आपको अब तो। अब देखिए बात क्या हो रही है। ओके, पहले क्लाइंट्स के बारे में जान लेते हैं। क्लाइंट्स कौन है, क्लाइंट्स कौन है, क्लाइंट्स वो लोग हैं जो कि प्रोटेक्शन में है, किसके, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट्स हैं क्लाइंट्स। खिलजीज और तुगलक्स थे, वो रेज करते थे पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, जो कि अच्छी फैमिलीज से आ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छी फैमिली से नहीं आ रहे हैं वो, मतलब अच्छी फैमिली का मतलब है नॉर्मल फैमिली, कोई रॉयल फैमिली की बात हो रही है, तो रॉयल फैमिली नहीं है, नॉर्मल किसी फैमिली से आ रहा है। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हायर पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन, जैसे नॉर्मल से जो लोग होते थे, आम आदमी जिसको कहेंगे, उनको वो लोग रेज किया करते थे, और मतलब उनको उनकी शरण में उनको बड़ा कर रहे हैं कि भाई हम इसका ध्यान रखेंगे, और फिर उनको जो है लेटर ऑन अगर वो अच्छे निकलते हैं तो उनको बड़ी बड़ी पोजीशन दिया करते थे। आजकल भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मान लीजिए उनके आसपास, उनके गांव में कोई ऐसे लोग हैं जो उनको सर्व कर रहे हैं, या कोई ऐसा गरीब इंसान उन्होंने देखा, उनको लगता है कि जो अच्छा निकल आता है, तो फिर वो लोग उसको काइंड ऑफ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके का ये था कि क्लाइंट्स कौन होते थे,
वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे ये लोग, लेकिन राजा इनको ऊंची ऊंची पोजीशन पे रेस कर देता था। बंगादान कौन थे? बंगादान प्रॉपर स्लेव हुआ करते थे, क्लाइंट जो थे वो स्लेव्स नहीं थे। अब हुआ क्या, अब इन्होंने इस टाइम पे देखा, ये कौन कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये टर्किश के टाइम की बात हो रही है, ये खिलजीज के टाइम की बात हो रही है, तुगलक्स के टाइम की बात हो रही है, तीनों की बात है। तो अब उन्होंने देखा, वहाँ के लोग देख रहे हैं, जो उनके रॉयल फैमिली के जो लोग हैं, उनको लगता था कि भाई इंपॉर्टेंट पोजीशंस हमें मिलना चाहिए, राजा के बेटे हैं, नवाब के बेटे हैं। लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम पे इंपॉर्टेंट पोजीशन, मिलिट्री पोजीशन किसको दिए गए? उस टाइम पे दिए गए बंगादान को और क्लाइंट्स को। तो इसकी वजह से जो बाकी के लोग थे उनके माइंड में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट थी इस बात को लेके। कॉन्सिक्वेंस क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जो बंगादान थे और जो क्लाइंट्स थे, दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स। अपने राजा के लिए वो होंगे, उसके सिवा वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे। न्यू सुल्तान हैज़ टू ओन सर्वेंट्स, द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबेलिटी। तो क्या होता था, अगर मान लीजिए आप राजा है, तो आपका अगर कोई बंगादान है, आपने किसी क्लाइंट को रेज किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाद जो राजा आए सक्सेशन में वो उसके साथ भी उतना ही फेवर करे। हो सकता है दूसरा वाला राजा आपका भाई भी हो सकता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो ज़रूरी नहीं है बेटा भी हो सकता है कि वो उसको भी उतना ही फेवर करे, राइट। सो द पेट्रनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलीट्स, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultanate for appointing low and base born to high offices। जो तारीख लिख रहे थे उस टाइम पे, मैंने बताया तारीख वैसे तो हमेशा प्रेजेस में लिखी जाती थी, बट कुछ कुछ लोग थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया कि जो राजा है उस टाइम का क्या बोलते हैं राजा को, राजा, ओके, जो राजा है उस टाइम का किंगडम का, वो जो है सुल्तान बोलते हैं, ओके, दिल्ली सुल्तान में सुल्तान होंगे। तो जो सुल्तान है उसको क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया कि उन्होंने जो है लो बर्थ या जो जिनका रॉयल ब्लड नहीं है उसको भी रेस कर दिया, हमेशा होता है, राइट। और क्या थे फिर? दूसरा जो था इक्तादार, जिसको मुक्ति भी कहा जाता था। मुक्ति एंड इक्तादार इज द सेम थिंग, तो इसको भी आपको याद रखना है, मुक्ति और इक्तादार क्या होता है। पहले दो चीज़ें हमने याद की, बंगादान एंड क्लाइंट्स। नेक्स्ट इज इक्तादार एंड मुक्ति। तो इक्तादार या मुक्ति कौन होते थे? जो खिलजी और तुगलक की स्टोरी है, ये तर्किश की बात नहीं है। खिलजी और तुगलक जो मोनार्क्स होते थे, अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी और लैंड ऑफ वेरिंग साइज कॉल्ड इक्ता। इक्ता का मतलब होता है लैंड। तो अगर इक्ता वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब होगा, ये भी आपसे पूछते थे कि कॉइन है, लैंड है, क्या है ये? तो ये लैंड है, बड़ी सी जो लैंड होती थी उसको इक्ता कहा जाता था। जो इक्ता को ऊपर रूल करता था, जो इक्ता को संभालता था, होल्डर ऑफ इक्ता इज कॉल्ड इक्तादार। तो क्या किया था इन्होंने, जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे उनको इक्तादार बना दिया, उनको ज़मीनें भी दे दी उस पर रूल करने के लिए। तो इक्तादार की ड्यूटी क्या थी? मिलिट्री कैंपेन, टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर देयर। इक्ताज दे दिए उनको, बहुत सारी ज़मीनें दे दी, उस ज़मीन पे खेती भी होगी, लोग भी रहेंगे, गांव भी होंगे उसके अंदर। तो वो सारे के सारे जो इक्तादार होते थे, जो मुक्तीज बोला जाता है उनको उसको मिलिट्री कैंपेन तो चलाना ही था और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था, राइट। तो एक्सचेंज में उनको क्या मिलता था? उनकी एक्सचेंज में, मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में जो मुक्तीज होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको असाइनमेंट मिल जाता था, जो उनकी सैलरी होती थी, भाई थोड़ा आप अपने पास रख लो और बाकी राजा को भेज दो, ये उनका काम था। दे वर ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज। क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इक्तदार या मुक्तीज। क्या करते थे? ये मिलिट्री कमांडर्स थे जिनको ज़मीन का राइट भी दे दिया गया और बोला गया कि आप इस ज़मीन के अंदर, इस पूरी लैंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करिए। इन रिटर्न उन्हें क्या करना पड़ता था? वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उस टैक्स में से ही अपने सोल्जर्स की सैलरी पे करते थे और उसी टैक्स का जो पार्ट है वो राजा को भी देते थे, राइट। तो ये हुआ। व्हेन वाज द कंट्रोल ऑफ इक्तादार मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव। अब आप ये समझ लीजिए, इतनी बड़ा जो इक्तादार है कितना पावरफुल हो जाएगा। राजा ने उसको एक बड़ा सा एरिया दे दिया, उसमें से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, मिलिट्री सो उसके पास है ही, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, तो ही वुड बी वेरी वेरी पावरफुल। आप सोचिए। तो कई बार क्या होता था, इक्तादार जो होते थे अपने आप को एरोगेंस एक्सरसाइज करते थे, मतलब जो है वो बोलते थे कि नहीं भाई हम ज़्यादा पावरफुल है, इस तरीके का एरोगेंसी शो कर देते थे। तो इक्तादार का ऑफिस तभी इफेक्टिव होता था, एक पहला वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इक्तादार का जो बेटा है वही इक्तादार बनेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया उस टाइम के सुल्तान्स ने, कि उन्होंने इक्तादार के ऑफिस को हेरिडिटरी नहीं रखा, और जो इक्तादार जो होगा उसका जो टेन्योर है छोटा होना चाहिए। तो अगर बहुत बड़ा टेन्योर कर देंगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसे गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग की ट्रांसफ़र होती रहती है, एक पोजीशन पे आपको 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ऑफ कोर्स उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ लोग एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम भी कंटिन्यू करते हैं, बट अगर आपने 3 साल से ज़्यादा एक ही ऑफिस में आप रहते हैं तो देर आर चांसेस कि ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको उस ऑफिस के बारे में हर कुछ पता होगा एंड यू विल दैट वेरी पर्सन जो ऑफिस होल्डर है उसका, जो एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशन पे बैठा है, उसको लगेगा कि वो ऑल माइटी ऑल पावरफुल हो गया, तो तभी इफेक्टिव होता था। सो व्हेन एंड व्हाट वाज द हार्श कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इक्तदार? लेटर ऑन जो रूलर्स आए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद जो तुगलक आए, टर्किश आए, खिलजीज आए और तुगलक आए। तो अलाउद्दीन खिलजी और जो तुगलक थे उन्होंने क्या किया, खिलजी, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक, ये दोनों बड़े आपको देखने को मिलेगा कि दीज वर, इनकी बड़ी अजीब अजीब सी नीतियाँ इन्होंने लागू की थी। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, इनके ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन का मुफ्तीज के ऊपर अकाउंटेंट्स बैठा दिए। मुफ्तीज के ऊपर भी अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है, वो बता रहा है भैया मुफ्ती ने इतना इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है और उसने सिर्फ राजा को जो है, मान लो 100 रुपये कलेक्ट किया, उसने राजा को तो सिर्फ 20 रुपये भेजा है और सैलरी जो है उसकी सिर्फ 30 रुपये की गई है, उससे तो 50 रुपये बचा हुआ है। तो वो ये सब खबरें दे दिया करते थे राजा को, तो वो रेवेन्यू का हिसाब किताब रखने लग गए और जो मुफ्तीज थे उनको मतलब उन्होंने बहुत खिंचाई शुरू कर दी। थर्ड पे आते थे सामंताज, मतलब कोई कैटेगरी रैंकिंग नहीं है ये, सामंताज जो थी एरिस्टोक्रेसी थी। सामंताज क्या करते थे, दिल्ली सुल्तान जो था फोर्स द लैंड चीफ्टन्स, द सामंताज एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो सामंताज थे वो कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, तो उसको जो है फोर्स किया गया इन राजाओं के, इन सुल्तान के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, स्ट्रेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर देयर कंट्रोल। जो ये सामंताज जिनके पास लैंड थी उनको बोला गया कि भाई तुम लोग जो है हमारे कंट्रोल में, उन्होंने ले लिया। द राइट ऑफ लोकल चीफ्टन्स टू लेवी टैक्स वाज कैंसिल। पहले इनसे पहले क्या होता था, खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये जो थे खुद डिसाइड करते थे सामंताज कि भाई हमें कितना टैक्स लगाना है। देखते थे वो भाई सूखा पड़ गया, क्या हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स बताते थे कि भाई आपको अपनी प्रोड्यूस का इतना पार्ट हमें दे देना। बट अब क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से क्या हुआ कि उन्होंने उनके ऊपर फोर्स कर दिया। उनको कैसा पे करना था, 50% जो है उनको खराज जो है कल्टीवेशन का पार्ट जो 50% वो उनको टैक्स में पे करना है, कैटल्स में भी पे करना है, हाउसेस, सब चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मेजर द लैंड एंड कीप केयरफुल अकाउंट्स, ये सब जो है उनकी ज़मीनें उन्हें नाप के पूरा रखते थे कि भाई एक जो सामंता है उसके पास कितनी लैंड है, अगर इतनी लैंड है तो उस पर कितनी फसल उगी है, जितनी फसल उगी है उसका 50% जो है राजा के पास आना चाहिए। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली ये सब किया जाने लग गया था। तो आप ये समझ सकते हैं 3 तरीके के हमने देखे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग, कौन कौन से, बंगादान एंड क्लाइंट्स देखे, इक्तदार जिसे मुक्ति कहा जा रहा है, और सामंताज देखे। तो ये सब लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे थे। अब क्या होता है, कंसोलिडेशन जो था दिल्ली सल्तनत का खिलजीज और तुगलक के अंडर कैसे होता है। तो दिल्ली का जो कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत ओवर सब कॉन्टिनेंट एंड मंगोल का इन्वेजन और रिस्पॉन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक टू मंगोल इन्वेजन, ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत ओवर सब कॉन्टिनेंट, लार्ज पार्ट जो था कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का, रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ खिलजीज एंड तुगलक। उसका क्या कारण था, काफ़ी देर तक जो है दिल्ली सल्तनत थी तो दिल्ली के आसपास वाले एरिया में वो थी कन्फाइंड, उनका कंट्रोल जो था वो बाहर नहीं जा रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, हमने बात किया था कि जो सिंध वाला एरिया और जो बंगाल वाला एरिया, मतलब अगर इंडिया है, ओके, इंडिया का जो भी मैप है आप इतना तो समझ ही सकते हैं, बंगाल वाला एरिया जो ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे सिंध वाला एरिया, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। गंगा का प्लेन है इस तरफ, वहाँ पे इंडस का प्लेन है, तो जंगल थे वहाँ पे। तो बंगाल तक जो कंट्रोल करना दिल्ली के लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे सदर्न में भी यही था, साउथ में भी यही था, साउथ इंडिया में जो इंटायर रीजन था वो इंडिपेंडेंट था, वहाँ पे छोटे छोटे रूलर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। गंगा का जो प्लेन था वो फॉरेस्टेड था, तो जो सुल्तान था उसको वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता था, इतना जंगल था। लोकल जो चीफ थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने और तुगलक ने बहुत बार वहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए सिर्फ वो एस्टैब्लिश कर पाते थे अपना रूल, फिर से 1-2 साल बाद फिर से कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता था। तो मंगोल्स जो थे उस टाइम पे इन्वेड कर रहे थे बार बार, मंगोल्स का इन्वेजन आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। तो मंगोल्स भी उस टाइम पे इन्वेड कर रहे थे, तो बड़ी प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, ठीक है। मंगोल का इन्वेजन, मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन दोनों के टाइम पीरियड पे मंगोल ने सबसे ज़्यादा अटैक किया है। तो इसके बारे में हम दोनों कंपेयर करेंगे इन दोनों को कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के ये दोनों जो रूलर्स हैं, दोनों ये जो सुल्तान हैं, इन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए थे उस टाइम पर जब ये मंगोल का इन्वेजन हुआ था।
तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक जो मंगोल इन्वेजन हो रहा था उसमें उन्होंने क्या किया, दीज टू रूलर्स हैड टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। उनको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी लड़ाई करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था ये बहुत बड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव पॉलिसीज अपनाई, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने ऑफेंसिव पॉलिसीज को अपनाया। डिफेंसिव, इसने बहुत डिफेंसिव रहा कि उसको सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और इसने ऑफेंसिव, उसने कहा था कि भाई मैं तो जो है, तुगलक ने कहा था कि मैं तो जाके मंगोल्स की टेरिटरी के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खिलजीज से हमेशा डिफेंसिव रहे, बट तुगलक जो है, मोहम्मद तुगलक जो है वो ऑफेंसिव रहा अगेंस्ट द मंगोल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टेरिटरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, मोहम्मद तुगलक प्लान्ड कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। उसने बोला था कि भैया मैं तो उनका मंगोल्स का जो टेरिटरी है उसको भी कैप्चर करूंगा। आप अब जो है इस पार्ट में जो है हम कंपेयर करेंगे कि जब मंगोल्स अटैक कर रहे थे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, पहले अलाउद्दीन खिलजी का रूल चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का रूल जब एंड होता है तो मोहम्मद तुगलक का रूल आता है। तो इन दोनों के पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या डिफरेंस थे, राइट। एक मिनट, हम ना इसका हमें रिवीजन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, खिलजी में जब अलाउद्दीन खिलजी आते हैं लास्ट में, उसके बाद आते हैं गियासुद्दीन तुगलक 20 से लेके 24, सिर्फ 4 साल तक, फिर आते हैं मोहम्मद तुगलक, राइट। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की और मोहम्मद तुगलक की क्या क्या रणनीति रही जब मंगोल्स इन्वेड कर रहे थे। तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे उस टाइम पे दिल्ली को कितनी बार अटैक किया गया, ट्वाइस, 2 बार अटैक किया गया खिलजी के टाइम पर। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्टैंडिंग आर्मी अपने पास मेंटेन कर ली कि भाई 2 बार अटैक हुआ था तो भाई फिर से अटैक ना हो, उससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक परमानेंट आर्मी जो है अपने पास रख ली। मोहम्मद तुगलक जिस टाइम पे राज कर रहे थे कुछ सालों के बाद, तो क्या हुआ था, मतलब 8-10 साल के बाद, तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे सल्तनत को अटैक किया गया इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन। तो मंगोल आर्मी जो थी उसको उसने हरा दिया। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान ए अटैक ऑन टेक्सोनिया। तो इसने कहा, स्टार्टिंग में जब अटैक हुआ मोहम्मद तुगलक के ऊपर, तो उसने जो है मंगोल किंग को हरा दिया था, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी के बारे में। उसने कहा था कि हम तो इनकी टेरिटरी पे अटैक करके आएंगे। तभी इसकी पॉलिसी कैसी है, ऑफेंसिव पॉलिसी, अटैकिंग। इसकी पॉलिसी कैसी है, इसके बाद 2 बार अटैक हुआ, उसने कहा कि भैया फिर से अटैक हो सकता है, अपनी आर्मी को मेंटेन कर लो, राइट। अलाउद्दीन जो था उसने कंस्ट्रक्ट किए गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। उसने सीरी में अपने सोल्जर्स के लिए टाउन बना दिया। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, देखिए, उसने टाउन कंस्ट्रक्ट नहीं किया। तो उसने क्या किया, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली वॉज एम्प्टीड। उसने क्या किया भैया, अपने लोगों को बोल दिया, प्रजा को, कि तुम ये दिल्ली खाली करके जाओ। जो दिल्ली जहाँ पे राज किया जा रहा था, सेंटर वाला जो था, उसने बोला कि ओल्डेस्ट ऑफ 4 सिटीज ऑफ दिल्ली जो थी वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंस एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर। उन्होंने अपने खुद के रेजिडेंस को निकाल के वहाँ पे सोल्जर्स को रखा। इन्होंने अलग से सीरी में फोर्ट बनवाया था, अपने मतलब गैरिसन बनवाया था उसके में रहने के लिए, अपने सैनिकों के रहने के लिए। इन्होंने कहा कि नहीं, इसने रेजिडेंट्स को ही वहाँ से उठवा दिया और उसने कहा कि यहाँ पे हमारे सैनिक रहेंगे। तो जो रेजिडेंट्स थे ओल्ड सिटी के, वर सेंट टू न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद। उनको दौलताबाद उठा के भेज दिया, वहाँ भेजो, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अपने रेजिडेंट्स को उठा देंगे, चाहे कारण कोई भी हो, उनके घर छुड़वा के उठवा देंगे, तो कितना रिसेंटमेंट होगा। तो तुगलक ने ये किया, तो इसीलिए बोला जाता था तुगलक की फरमान। और देखते जाइए, अलाउद्दीन ने क्या किया था अपने सोल्जर्स को फीड करने के लिए, उसने क्या किया था, वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो टैक्स जो था उसने 50% दे दिया था। इसने क्या किया, उसने सेम एरिया में टैक्स को कलेक्ट किया टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंसेस टू मेंटेन सच आर्मी ऑफ द सोल्जर, सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्स। इसने और टैक्स लगा दिए। एक तो आर्मी को खिला ही रहे हैं, वो तो है ही है, साथ में इसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई थे तुगलक के, उनको अटैक करना था जाके। तो इसने क्या किया, उस टाइम पे टैक्स लगाए जिस टाइम पे सूखा पड़ रहा था, फेमाइन आ गया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे बिल्कुल मतलब खाने पीने की लोगों को लाले पड़े हुए थे, अकाल पड़ना जिसको फेमाइन को कहते हैं, अकाल पड़ा हुआ था। उस टाइम पे तुगलक ने बोला कि नहीं, इतना टैक्स दे रहे हो वो तो देना ही है, एडिशनल टैक्स और देना है। तो ये देखिए लोगों के बीच में कितना रिसेंटमेंट है। ये सारे के सारे जो चार्ट्स हैं ये मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, एनसीईआरटी के चार्ट्स हैं।
फिर क्या किया था, अलाउद्दीन जो खिलजी था वो पे करता था अपने सोल्जर्स को, किस में पे करता था, सैलरी पे करता था इन कैश रादर देन इक्ताज। वो अपने सोल्जर्स को क्या दे रहा था, वो सैलरी दे रहा था, उनको कैश में सैलरी दे रहा था। और सोल्जर्स जो थे वो अपनी सप्लाईज जो है खुद खरीद सकते थे। उसको डर लगता था कि भाई सप्लाई अगर खुद खरीदेंगे तो जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना रेट बढ़ा देंगे। तो उसने क्या किया, टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन ने क्या किया था, प्राइस को कंट्रोल किया था दिल्ली के अंदर। प्राइजेस वर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर्स, और प्रिस्क्राइब रेट जो तो नहीं बेचता था उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो मतलब सैलरी किस में पे की जा रही है, सैलरी पे की जा रही है कैश में, और वो कैश लेके जो थे सोल्जर्स खरीदते थे चीजें। और प्राइस कंट्रोल कौन करता था, राजा खुद प्राइस कंट्रोल करता था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने अपने सोल्जर्स को भी कैश में पे किया सैलरी, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस उसने क्या किया, उसने टोकन करेंसी शुरू कर दी। उसने पहले क्या हो रहा था, करेंसी किस फॉर्म में होती थी, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन अब उसने क्या किया कि सोने चांदी के सिक्के नहीं, अब मैं टोकन करेंसी दे रहा हूँ, टोकन करेंसी में मैं तुम्हारी सैलरी पे करूंगा। उसने भी कंट्रोल किए प्राइस को, मतलब दुकान वालों को उसने बोल दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, बट क्योंकि टोकन करेंसी अब यूज़ में आ गई है तो लोगों ने क्या किया, चीप मेटल की बनी होती थी तो चीप मेटल की जो वो टोकन करेंसी बनती थी उसको काउंटरफीट करना भी बहुत आसान था, नकली करेंसी बनाना भी। और लोगों ने क्या किया, बहुत स्मार्ट हो गए, उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के जो थे वो तो बचा लिए, उसको तो पे करना शुरू बंद कर दिया, और सबके सब जो है टोकन करेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो टोकन करेंसी सर्कुलेशन में आ गई और लोगों ने सारे चांदी और सोने के सिक्कों को सेव कर लिया था उस टाइम पे। अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुल रहा, और जो उस टाइम पे क्रॉनिकलर्स जो रहते थे उन्होंने उसको अच्छा लिखा उसके बारे में, हिज रेन। और उसने ये बोला कि भाई उसने प्राइस को भी कंट्रोल किया था, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स थी मार्केट में, तो ये सब लिखा गया। मंगोल इन्वेड किए 2 बार, लेकिन तब भी उसने कंट्रोल किया एडमिनिस्ट्रेशन को, प्राइस को, नॉर्मल जनता को उसने कंट्रोल करके रखा। लेकिन तुगलक ने क्या किया, तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वाज उसका फेलियर था। आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ को रिलेशन कर पा रहे हो आप तुगलक की जो पॉलिसीज है। तुगलक ने क्या किया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लगाने के लिए क्या किया, टोकन करेंसी ले आया पहले तो, और उसने क्या किया, सप्लाईज को कंट्रोल कर रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। और उसने जो किया, कैंपेन इनटू कश्मीर वाज डिजास्टर, उसने कश्मीर में भी कैंपेन चला दिया था, वो डिजास्टर हो गया उस टाइम पे। उसने जो ये किया था कि भाई मैं अटैक करने वाला हूँ ट्रांस ऑक्जेनिया को, जहाँ पे मंगोल्स रहते थे। बाद में उसने देखा कि भाई मेरी जनता जो है मेरे बिल्कुल काबू से बाहर हो गई है, तो उसने बोला उसको कि मैं नहीं करूँगा ऐसा। फिर उसने अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन। जो शिफ्ट किया था उसने अपने लोगों को दौलताबाद में, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसको देखा गया। टैक्स जो उसने रेज किए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे अकाल पड़ रहा था, वो इतना ज़्यादा रिबेलियन हो गया था, जो टोकन करेंसी थी उसको रिकॉल करना पड़ा। तो आप देखिए तुगलक की फरमान बोला जाता है। तुगलक ने कैसी कैसी नीतियां लाए। तुगलक कहता था कि भाई मैं जाके अटैक करूंगा मंगोल्स पे, ऑन कॉस्ट ऑफ व्हाट, अपने ही लोगों पे उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। करेंसी की जगह पे टोकन करेंसी चला दी। टोकन करेंसी चलाते ही लोगों ने क्या किया, अपनी जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग करेंसी थी उसको सेव कर लिया, और टोकन में सब कुछ डील हो रहा है, और नकली करेंसी बना ली, तो नकली करेंसी भी डील हो रही है। तो वैसे ही आपका जो, अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ी भी समझते हैं तो आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी। और उसने कश्मीर में कैंपेन चला दिया, जो भी उसका खराब गया। उसने अपने ही लोगों को, सैनिकों को रहने के लिए अपने ही लोगों की बस्तियों को उठवा दिया और दौलताबाद भेज दिया। तो ये सारी की सारी जो कलेक्टिव चीज़ों को आप देखोगे तो उसके रूल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी पॉलिसीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उस टाइम पे टैक्स बढ़ा देना जिस टाइम पे सूखा पड़ रहा है, इट वॉज अ वेरी 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 हार्श स्टेप। तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लिखा है लोगों ने, राइट। तो ये जो था, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा खिलजी, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक की किस किस तरीके की नीतियाँ थी। आज आपको कम से कम ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि क्यों बोला जाता है तुगलकी फरमान के बारे में, क्योंकि ये वाले वो तुगलक हैं जो इस तरीके के फरमान जारी कर दिया करते थे कि टैक्स बढ़ गया है, टोकन करेंसी आएगी अब कल रात से, आज रात को 8 बजे के बाद आपको टोकन करेंसी मिलेगी यूज़ करने के लिए, इस टाइप के फरमान जो है वो जारी कर दिया करते थे, राइट। अब हम इस चैप्टर के लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं। जो सल्तनत है 15th और 16th सेंचुरी में क्या हो गया था, खिलजी, तुगलक। तुगलक के बाद फिर कौन आया, सैयद्स एंड लोदीज। तो फिर आते हैं सैयद्स एंड लोदीज। सैयद और लोदीज क्या कर रहे हैं, जो सैयद है 1414 से लेकर 1451 तक आते हैं, और लोदीज जो है 1451 से 1526 तक। इन लोगों ने क्या किया, दे हैड मैनी रीजन्स एंड हैड इंडिपेंडेंट रूलर। इस टाइम पे आते आते उसके बाद सैयद और लोदी जिस टाइम आए थे उस टाइम पे नीचे जौनपुर, बंगाल, मालवा, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगह पे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे रूलर्स आना शुरू हो गए थे जब दिल्ली सल्तनत का ये फेज चल रहा था। हु वर द न्यू रूलिंग ग्रुप्स, अफगान्स थे या तो वो, या फिर राजपूत थे।
What was the nature of these states? Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. जिस टाइम पे सैयद और लोधी डायनेस्टी चल रही थी दिल्ली के आसपास, उस टाइम पे रेस्ट ऑफ द इंडिया में छोटे छोटे रूलर्स आ गए थे. वो रूलर्स जो थे काफ़ी इफेक्टिव थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था. उसके बाद एक आता है सुर एम्पायर. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. जो ये सुर एम्पायर है, इसके होते हैं शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड को जानते हैं, उन्होंने वो रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने. तो शेरशाह सूरी जो है, उनका रेन, जो उनका जो राजपाट था वो छोटा सा था, बिकॉज ही डाइड इन एक्सीडेंट. वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए इनका छोटा सा था सिर्फ. इन्होंने अपना कैरियर जो था मैनेजर की तरह स्टार्ट किया था, स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार. वहाँ से इवेंचुअली जो है इन्होंने चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर. सोचिए, हुमायूं को इन्होंने हराया था 1530-40 में और 1555-56 में, पानीपत की लड़ाई जो जिसको आप जानते हैं, उसमें इन्होंने किसको हरा दिया था? हुमायूं. हुमायूं कौन है? मुगल किंग. तो मुगल किंग जो है हुमायूं, उसको हरा दिया था. इसके बारे में बोला जाता है सुर एम्पायर के बारे में कि अगर शेरशाह सूरी जो है उसकी डेथ नहीं होती अगर एक्सीडेंट में, तो हमें मुगल एम्पायर मिलता ही नहीं, बिकॉज ही वॉज दैट इफेक्टिव किंग. बहुत इफेक्टिव था इसका रूल. हुमायूं को अगर वो हराता ही जाता तो हुमायूं के बाद बाकी लोग आ ही नहीं पाते, अकबर को हम देख ही नहीं पाते. तो अगर शेरशाह सूरी होते तो अकबर जो है हम उसको हिस्ट्री में नहीं देख पाते. इनके जाने से, शेरशाह सूरी के डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर जो है एस्टैब्लिश हुआ, और फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा किंग विच इज अकबर. तो सुर डायनेस्टी जो है रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स. एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुर एम्पायर का, इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी. जो है वहाँ से उन्होंने थोड़े एलिमेंट्स लिए थे, मोर एफिशिएंट था उनका. जो मॉडल था वो लेटर ऑन अकबर ने फॉलो किया था, जो शेरशाह सूरी का मॉडल था. राइट. सो दिस वॉज द चैप्टर. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 था. इसके साथ ये चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है. इसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात किया. इसके बाद हम जो है मुगल सल्तनत के बारे में बात करेंगे. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इस चैप्टर से जो जो टेक अवेज थे उस पर मैंने स्टार लगाया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा. दोबारा तो सुन सकते हैं आप इस चैप्टर को, ताकि आपको ये परमानेंटली याद हो जाए. सो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.